नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। आप क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, बेहतरीन क्लास होगी आपके लिए। आज जो टॉपिक होगा स्क्रीन बोर्ड पर आप जैसे देख पा रहे हो, आज की क्लास आपके लिए मौर्य साम्राज्य होगा। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। जो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए, उन्होंने इस पूरे भारत पर कब्जा किया, संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा किया। चलिए इस स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज के लिए मौर्य साम्राज्य, जिसको हम मौर्य वंश मौर्य साम्राज्य कहते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के फाउंडर की बात करें, मौर्य वंश का जो संस्थापक है, मौर्य साम्राज्य का जो फाउंडर है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का फाउंडर, जिसका समय 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा है। जैन व बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बोला है। जैन व बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या गया? क्षत्रिय क्षत्रिय कहा गया है। और ब्राह्मण अन्य के अनुसार इसको शूद्र कहते हैं। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ इसको शूद्र जाति का कहते हैं। और घनंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव इन्हीं ने डाली है। घना नंद वंश के अंतिम राजा, यहाँ पर देख सकते हो लाइन पर, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना और मगध पर मौर्य वंश का यहाँ पर कब्जा हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन्स के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को रौंद डाला। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री रहा है, वो कौन रहा था? चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मतलब सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जब युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार गया। सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हारने के बाद इसने अपनी पुत्री सेल्यूकस ने अपनी पुत्री सॉरी यहाँ पर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और यहाँ पर 4 प्रांत दहेज में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में 4 प्रांत दिए, जिनमें आपका काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हो आप यहाँ पर ही। निकेटर ने मैगस्नी नामक राजदूत को मौर्य के दरबार में भेजा। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या थी? विशाल सेना थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने? 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मौर्यों के पास नौसेना भी थी। ठीक है, मौर्य सेना नंद सेना से लगभग कितनी थी? 3 गुना ज्यादा थी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नोट कर लें आप इसको, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष श्रवणबेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किए। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद प्यारे बच्चों इसका पुत्र गद्दी पर बैठ गया। नाम क्या है? बिंदुसार। इन्हीं को हम अमित्र चेटस कहते हैं। अमित्र चेटस शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसका समय 298 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का समय इनका रहा है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। और आजीवक संप्रदाय को अपनाया। बिंदुसार ने कौन से संप्रदाय को अपनाया? आजीवक संप्रदाय को अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्यारे बच्चों किसको अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, चलिए सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डाइमेक्स नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। डाइमेक्स अपने साथ सूखे मेवा, अंजीर, मदिरा लेकर आया, परंतु क्या लेकर नहीं आया? विद्वान व्यक्ति लेकर नहीं आया। बन गया क्वेश्चन आपके लिए कि डाइमेक्स नामक राजदूत किस राजा के दरबार में आया? तो आपको क्या लगाना है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मतलब बिंदुसार के दरबार में आया। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अपने कौन से पुत्र को भेज दिया? अशोक को भेज दिया। तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम था। उस पर तक्षशिला का विद्रोह दबा नहीं, तो बिंदुसार ने अपने कौन से पुत्र को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा? अशोक को भेजा। और अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक उज्जैन अशोक उज्जैन का गवर्नर था, राजा बनने से पहले। ठीक है, राज तिलक से पहले। नेक्स्ट,
अशोक का समय, अगर अशोक के समय की बात करें तो अशोक का समय 272 ईसापुर से लेकर 232 ईसापुर तक अशोक सम्राट का समय है। और अशोक के राज तिलक की बात करें तो 269 ईसापुर में अशोक का राज तिलक हुआ है। मास्की गुर्जरा अभिलेख और अशोक का नाम अशोक, मास्की गुर्जरा अभिलेखों पर, यस से भी कर सकते हैं आप, से अशोक का नाम अशोक लिखा मिला है। और अशोक ने श्रीनगर बसाया। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है ये किसकी देन है? ये अशोक की देन है। ठीक है, चलिए। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अशोक ने कलिंग पर अटैक किया कौन सी सन में? 261 ईसापुर में। कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ठीक है। और आक्रमण का कारण, कलिंग पर अशोक ने अटैक क्यों किया? क्योंकि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त से इसकी दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब बन गए आपके लिए क्वेश्चन, मौर्य वंश के 3 बड़े राजा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया, और अशोक ने प्यारे बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, चलिए। अशोक के अभिलेखों का पता सर्वप्रथम टिफैन थेलर ने लगाया 1750 में, लेकिन अशोक के अभिलेख टिफैन थेलर पर पढ़े नहीं गए। इसके बाद इसके अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली है बाद में किसको मिली है? जेम्स प्रिंसेप को मिली है 1837 ईस्वी में। ठीक है। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बाद कहाँ की यात्रा की? अशोक ने अपने राज तिलक के 10वें वर्ष बाद बौद्ध गया की यात्रा की। और अशोक ने शासन के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है। अब लुम्बिनी और बौद्ध गया क्यों प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बौद्ध गया में हुई। तो इसीलिए अशोक ने अपने राज तिलक के 10वें वर्ष बाद कहां की यात्रा और 20वें वर्ष बाद कहां की यात्रा? लुम्बिनी की यात्रा। अब आपको पता है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। और कौन से युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से ली। ठीक है, चलिए। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का भी निर्माण करा है। बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपार, सुदामा, विष झोपड़ी। कर्ण, चौपार, सुदामा और विष झोपड़ी। ठीक है, चलिए। रूमनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। रूमनदेही अभिलेख से अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में मंत्री को व पुरोहित को क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री हुआ करता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, मौर्यकालीन राज्य, उनकी राजधानी। मौर्य के अधीन राज्य प्रांत कौन कौन से? उत्तरापथ, तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती, उज्जैन, कलिंग राजधानी तोसली और प्राची मध्य देश पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये डिक्टो पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको नोट कर लें या आप इनका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मौर्य काल में चांदी से बने सिक्कों को क्या बोला गया? कारसापण। और मौर्य काल में स्वर्ण से बने सिक्कों को क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। मौर्य काल में तांबे से बने सिक्कों को भासक बोला गया है। पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। और प्रशासन का शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाता था। ठीक है, तीर्थ कहलाता था। ठीक है, चलिए। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहद्रथ, और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और अशोक ने तीसरी बौद्ध संधि कराई। अशोक ने कौन सी बौद्ध संधि कराई? तीसरी बौद्ध संधि कराई। और मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग सेनापति के द्वारा हुई है। और यहीं से मौर्य वंश का क्या हो गया प्यारे बच्चों? अंत हो गया, पतन हो गया। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया मगध पर? शुंग वंश आया। अभी अगर मगध के वंशों की बात करें तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश। इसके बाद नागवंश, इसके बाद नंदवंश, इसके बाद मौर्य वंश। कौन सा वंश प्यारे बच्चों? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। शुंग वंश का फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग। आगे के लेक्चर में आप देखोगे ये आपके लिए मौर्य साम्राज्य वाला टॉपिक था। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आप कंसेप्ट को एक बार अच्छे से वीडियो को वॉच कर लें तो आपका बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपको दिया जो आपके एग्जाम में आएगा। सिर्फ वही पॉइंट आपको दिए गए हैं।
आप पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में कभी आता नहीं है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आएगा, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम बता दीजिए। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, मतलब चाणक्य का अन्य नाम क्या है? बी ऑप्शन विष्णुगुप्त आपको लगाना है। क्या लगाना है? विष्णुगुप्त आपको लगा देना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्स्यायन का कामसूत्र, या त्रिवल्लुवर का त्रिकुल। तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर लगा दी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर आधारित है, राजनीति पर आधारित, और अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 15 अधिकरणों में डिवाइड। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन आप लगा दोगे, अशोक, ठीक है। चलिए, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, शोरसैनी, मागधी या अंगिका? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। चलिए, अंगिका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 4 का डी आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 बताइए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? इतना अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तो कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक को कहां भेजा? तक्षशिला भेजा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश इनमें कौन सा है? बता दोगे आप? मौर्य वंश है। गुप्त वंश बाद में है, कुषाण भी बाद में, कणव भी बाद में है। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? सांची, बौद्ध। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया और अपने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाओगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकणी या दीनार? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डी ऑप्शन दीनार लगा दीजिए आप। नंबर 10 देखिए आप। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप। बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए। कौन था? अशोक और राहुल, ठीक है। चलिए, तो प्यारे टॉप 10 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास मैंने आपको दिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।